हेलो क्लास 8th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम नवंबर मंथ का चैप्टर 12 फ्रिक्शन साइंस का चैप्टर है, फ्रिक्शन रीड करेंगे। और फ्रिक्शन का मतलब होता है टकराव। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब है टकराव। अब वो फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है उसको हम उसका मीनिंग समझेंगे और उसके बारे में रीड करेंगे। क्लियर? साइंटिफिक कंसेप्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जितने भी साइंटिफिक कंसेप्ट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के अलग अलग धारणा है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक धारणाएं हैं, कंसेप्ट का मतलब धारणाएं, वैज्ञानिक धारणाएं जितनी भी हैं वो हमारी लाइफ में अलग अलग हैं। ठीक, behind our every action there is an application of science। कोई भी काम करते हैं हम, उसमें किसी ना किसी तरह की साइंस की एप्लीकेशन होती है, साइंस अप्लाइड होता है। लर्निंग साइंस इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एंड राइटिंग टेस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिंपल साइंस इन आवर लाइफ। साइंस को सीखना सिर्फ उसको साइंस बुक को लर्न करना और टेस्ट देना नहीं होता। साइंस जो है उसको समझना पड़ता है। सिंपल साइंस इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जितना भी छोटे छोटे साइंस से एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको समझने पड़ते हैं। एंड यूजिंग इट, इसको यूज़ करने के लिए टू इम्प्रूव अवर लाइफ एंड कंजर्व द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। ठीक, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन है, यू हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अर्लियर। तो हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ा है पीछे चैप्टर्स में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन। तो सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट फोर्स है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है, और वो कॉन्टेक्ट फोर्स ही फ्रिक्शन होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट का मतलब किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में जब आप आते हो, तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो फ्रिक्शन का काम करता है। वॉकिंग कम्स नेचुरली टू अस। नॉर्मली हम जब चलते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इनेबल्स यू टू वॉक। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि आप किस वजह से चलते हो? ठीक, क्या ऐसे क्या होता है कि आप चलते हो? Why is running more difficult than walking? भागना मुश्किल है चलने से भी ज़्यादा। तो क्यों भागना मुश्किल है? Why does a car slow down on applying brakes? तो कार जो है क्यों धीरे हो जाती है जब उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं? Why do your hands warm up on rubbing? जब आप दोनों हाथों को रब करते हो तो क्यों गर्म हो जाते हैं आपके हाथ? इन सब को सोचो और सोच के इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पेज 150। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन। इन सब का एक ही रीजन है, फ्रिक्शन। ठीक, अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मूवमेंट के अपोजिट चलती है। ठीक है, मूवमेंट के अपोजिट जो एक्शन होगा वो आपका फ्रिक्शन होगा। क्लियर? इसके बाद एक्टिविटी 12.1, कीप वन ऑफ योर थिक बुक ऑन द वुडन टेबल। एक मोटी सी किताब लो, उसको टेबल के ऊपर रख दो। Now using your little finger push it very lightly. How much does it move? ठीक, अब एक कोई मोटी सी बुक रखो आप टेबल के ऊपर। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये रही फिगर। इस बुक को आप फिंगर से पुश करने की कोशिश करो, कितना पुश होगा, और जब आप इसको पूरा हाथ से पुश करोगे तो कितना पुश होगा ये बुक। सिंगल फिंगर पुश अ बुक
and a book not moving, a hand pushing a book and a book is moving। ठीक है, सिंगल फिंगर से अगर आप एक उंगली से अगर आप किसी भारी चीज को मूव कराने की कोशिश करोगे तो शायद ही हो पाए, शायद, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आप पूरी हथेली से उसको पुश करोगे तो वो मूव हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर एक्टिविटी में नेक्स्ट है, नाउ पुश इट विद योर हैंड, डज इट मूव मोर द सेकेंड टाइम, नाउ प्लेस अ सैंड पेपर ऑन द टेबल एंड ट्राई टू मूव द बुक ऑन इट, व्हाट हैपन्स, write your observation in your activity notebook and think about the reason behind them। अच्छा, सैंड पेपर की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। वो सैंड पेपर को आपको लेना है, उसको टेबल के ऊपर रखो, फिर उसके ऊपर बुक रख दो, फिर देखो क्या होता है और उसकी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन जो है एक तरह का फोर्स है दैट अराइज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जब दो कोई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो फ्रिक्शन अराइज करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सरफेस विच आर नॉट इवन। सारे ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई सरफेस होता है। बुक है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, रोड है, रफ सरफेस है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेन होंगी और बहुत ज़्यादा रफ होंगी। There are grooves in the surfaces which can be seen under the microscope। तो grooves आप देख सकते हो। ग्रूव की मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, कुछ खांचे टाइप्स बने होते हैं, ग्रूव्स जो होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज के अंदर ना, यहाँ पर ये फिगर में दे रखा है, ऑल सरफेसेस हैव ग्रूव्स विच गेट इंटरलॉक्ड। इस तरह से ग्रूव्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। ग्रूव्स जो होते हैं आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं एंड मेक मूवमेंट डिफिकल्ट, और उससे डिफिकल्ट हो जाती है उनकी मूवमेंट। दिस क्रिएट फ्रिक्शन, और यही चीज फ्रिक्शन क्रिएट करता है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई फोर्स टू अनलॉक द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। तो उसके ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और आपको मूव करना पड़ता है या मूव करवाना पड़ता है। दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन के ऑपोजिट होती है फोर्स, एंड इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन का मतलब कि आप जितना भी आप जो आपका फ्रिक्शन होगा उसके ऊपर जो आप फोर्स लगाओगे, वो जो है फोर्स जो किस चीज का काम करेगी, ठीक है, फोर्स जो है किस चीज का काम करेगी, और मैग्नीट्यूड जो आकार है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन है, वो मेजर करेगा। इन बुक एक्टिविटी द फोर्स अप्लाइड बाय लिटिल फिंगर, जितना भी फोर्स आप यहाँ पर इस डायग्राम में लिटिल फिंगर से अप्लाई करोगे वो कम होगा, कम फोर्स लगेगा। ठीक है, द बुक यू डिड नॉट मूव, तो आप उस बुक को नहीं मूव कर पाओगे इस फिगर के अंदर। व्हेन यू अप्लाइड फोर्स विद द हैंड, और जब आप हैंड से फोर्स को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इजीली बुक मूव हो जाएगी। सैंड पेपर, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, सैंड पेपर जो होता है उसका रफ सरफेस होता है विद लॉट्स ऑफ बिग ग्रूव्स, उसके ऊपर ग्रूव्स आप देख सकते हो। सो देयर वॉज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द सैंड पेपर, हैंस मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट। जितना ज्यादा खुरदरा होगा सरफेस, जितना ज्यादा खुरदरा होगा ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, जितना भी मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शन का, डिपेंड होता है उसके साइज पर और उसका सरफेस कैसा है, प्लेन है, रफ है, कितना रफ है, कितना प्लेन है। ऑल सरफेसेस हैव ग्रूव्स, सब सरफेसेस के ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं, आप उसको हाथ से ऑब्जर्व कर सकते हो। द लाइन्स ऑफ योर हैंड्स क्रिएट द रिजेस एंड ग्रूव्स, सो व्हेन यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड एंड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई चीज पकड़ते हो अपने हाथों से तो आपके हाथ के बीच का फ्रिक्शन और उस ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट करता है। अब है आपकी एक्टिविटी 12.2। टेक अ स्टेनलेस स्टील ग्लास
एंड होल्ड इट इन योर हैंड, अपने हाथों में उस ग्लास को पकड़ोगे जब वो इजीली आप पकड़ सकते हो उसको। नाउ स्मीयर अ गुड अमाउंट ऑफ टेल्कम पाउडर। अब स्मीयर का मतलब उस ग्लास के ऊपर आप टेल्कम पाउडर जो होता है और या ऑयल डाल दो उस ग्लास के ऊपर, तो आपके हाथ से गिलास क्या होगा, फिसल जाएगा। डज इट स्लिप? यस। राइट द ऑब्जर्वेशन एंड द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। द रफ ऑब्जेक्ट विल हैव मोर ग्रूव्स। जितना भी रफ ऑब्जेक्ट होगा ना उसमें ग्रूव्स ज्यादा होंगे। ठीक है, उसमें ग्रूव्स ज्यादा होंगे, उसमें रिजेस ज्यादा होंगे, और जितना भी स्मूथ ऑब्जेक्ट होगा उसमें ग्रूव्स जो होंगे और रिजेस जो होंगे वो कम होंगे। जब दो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट करते हैं तो वहां पर इंटरलॉक नहीं होता, उनका इंटरलॉक नहीं हो पाता, लेस इंटरलॉक होता है, इसलिए वहां पर लेस फ्रिक्शन होती है। अब इसी के साथ जब दो रफ सरफेसेस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जब दो रफ सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट करेंगे तो उनमें जो है ये इंटरलॉक हो जाएगा, इस तरह से इंटरलॉक आपस में हो जाएगा, ऐसे इंटरलॉक हो जाता है और वहां पर आप फ्रिक्शन ज्यादा लगाते हो। ठीक है, मोर फ्रिक्शन लगाते हो। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर आपका फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। अब जो है आप टाइप ऑफ फ्रिक्शन रीड करोगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, तीन तरह के टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट डज नॉट अलाउ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस टू मूव। जिस चीज पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो मूव ना कर पाए। सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू मूव अ हैवी बॉक्स और कपबोर्ड। बड़ी सी अलमीरा को या भारे से किसी डिब्बे को आप मूव करने की कोशिश करो तो आप मूव नहीं कर पाओगे। इफ यू अप्लाई मोर फोर्स, आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प लेकर, तब वो मूव हो जाएगा। आप अकेले मूव करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स था ना बॉक्स का, भारे वाले बॉक्स का या भारी वाली अलमीरा का और फ्लोर का, जब आप उसको अकेले मूव नहीं कर पा रहे किसी चीज को तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये भारी चीजों को जब आप उठाने का या बैलेंस, उसका बैलेंस मेजर करना होता है तो कैसे करोगे? उसको आप स्प्रिंग बैलेंस से करोगे। इट इज डिवाइस जिससे कि मेजर करते हैं फोर्स। इट कंटेन्स अ स्प्रिंग अटैच टू अ पॉइंटर ऑन अ स्केल। ये आपने देखा होगा जो सिलेंडर देने आते हैं, एलपीजी गैस देने आते हैं, सिलेंडर देने आते हैं, उनके पास ही होता है तोलने वाला। तो भारी चीजों को इससे तोला जा सकता है। हुक पर इसको लगा दिया जाता है वेट को और यहाँ इसका मेजरमेंट देख सकते हो। व्हेन द स्प्रिंग इज अटैच्ड स्ट्रेच्ड द पॉइंटर गिव्स द रीडिंग ऑफ फोर्स। और जैसे ये यहाँ पर आप टांग दोगे भारी चीज तो यहाँ पर इसका स्केल आप मेजर कर पाओगे। ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। 12.3 एक्टिविटी है, स्टैटिक फ्रिक्शन को मेजर करो। एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बुक या बॉक्स ले लो, टाई इट विद द स्ट्रिंग, उसको रस्सी से बांध दो, फिर उसमें इस हुक को लगा दो। ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे उठाओ। जब इनिशियली द बॉक्स विल नॉट मूव, अगर वो बॉक्स मूव नहीं होता, इंक्रीज द पुल स्लोली एंड नोट डाउन द रीडिंग द स्प्रिंग बैलेंस। धीरे धीरे उसको उठाने की कोशिश करो और इस पे स्प्रिंग बैलेंस पे इसका वेट मेजर करो। द वैल्यू गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर उसका भार पता चल जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। सिंस फ्रिक्शन इज अ फोर्स, तो इसका जितना भी भार आएगा वो न्यूटन के अंदर नापा जाएगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर एक्टिविटी नोटबुक एंड इन्वेस्टिगेट करो। चलिए, इसके बाद सेकेंड टाइप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जब इस तरह से स्लाइड, When a moving object comes to stop, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना पड़े, the friction between the object and the surface on which it moves is called sliding friction। 12.4 एक्टिविटी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को स्टडी करना है। एक वुडन टेबल ले लो, उसको इस तरह से टेढ़ा कर दो, इंक्लाइंड कर दो। ठीक है,
और उसके ऊपर बुक या 2 बुक्स या ब्रिक रख दो। ईट एड स्लाइड अ कार्डबोर्ड ओवर इट एज शोन इन फिगर। इस तरह से कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर ईट रख दो या आप 2 बुक्स रख दो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नाउ टेक one used battery and take it to the far end of the inclined surface. Leave it from the top and observe how far does goes on the table. Repeat this activity by placing smooth surface like glass sheet on the table and then place some sand on the table. Remember to keep the height inclined angle of inclination same. What do you observe? Why does the battery travel fastest on the glass surface and nearest the sand? और write down the observation. अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर आप बैटरी रख दो और देखो कितनी दूर तक जाती है और कितनी जल्दी फिसल जाती है वो। फिर एक सैंड रखो, सैंड के ऊपर इसको बैटरी को, और एक और क्या एग्जाम्पल था यहाँ पर देख सकते हो। रिपीट करना है इस एक्टिविटी को, कितनी दूर तक हो जाता है। हाँ, फिर इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ग्लास शीट बिछा दो, ठीक है। फिर उसके ऊपर रखो, उसके बाद देखो, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब कि इसको कितना ज्यादा बेंड और कितना ज्यादा डाउन करोगे, उससे देखना है कि वो जो बैटरी है कितनी जल्दी नीचे फिसलती है और कितनी देर से फिसलती है। वो सब आपका मिलाकर जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3rd टाइप ऑफ फ्रिक्शन है आपकी। रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स रोल करना किसी चीज को। द फ्रिक्शन बिटवीन अ कर्व्ड और अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इन एक्टिविटी 12.4 इफ यू यूज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक इंस्टेड ऑफ बैटरी हाउ वुड यू ऑब्जर्व चेंजेस। किस तरह से चेंजेस आ जाएगी अगर आप इसमें छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दो बैटरी की जगह, ठीक है। बैटरी की जगह अगर आप इसमें छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दो, हाउ वुड यू ऑब्जर्व, क्या चेंज आएगा। अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट विल मूव लेस देन बैटरी। बैटरी से धीरे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ऐसा क्यों होगा? एज वी स्टडी अर्लियर फ्रिक्शन इज जनरेटेड व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन जो होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बनता है। मोर द कांटेक्ट, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। रेक्टेंगुलर बॉक्स में मोर सरफेस है इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस। बैटरी के अंदर लेस सरफेस एरिया होगा इसलिए वो जल्दी नीचे आती है। ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस लेस ऑफ इट इज इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस हेंस द बैटरी मूव्स फास्टर ड्यू टू लोअर फ्रिक्शन। तो बैटरी जो है उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसलिए वो जल्दी नीचे आ जाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में रोलिंग फ्रिक्शन काम करती है। In fact, circular objects are used in machine to reduce friction. It is due to this reason that the invention of wheel, जब wheel का invention हुआ था, is said to be immense importance. A wheel is circular. wheel जो होता है गोल होता है. So when it moves, जब वो ground पर चलता है, contact between the wheel and the ground is very less. तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में कम रहेगा उतनी जल्दी वो मूव करेगा। अब बॉल है, बॉल जो है जमीन के साथ कितने कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, एक साइड एक, क्योंकि वो रोल होती रहती है, वो घूमती रहती है, वो कांटेक्ट हो ही नहीं पाता उसका ग्राउंड के साथ ज्यादा, तो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन जो हो जाती है लेस हो जाती है। दिस लेड टू लेस फ्रिक्शन एंड हेल्प्स द व्हील मूव इजीली। इसलिए व्हील जो है जल्दी मूव कर पाता है और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा ग्राउंड के साथ उसका कांटेक्ट ज्यादा होगा तो उसको धक्का मारने में उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन के लिए। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इफ द
सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर स्मूथ। अब अगर कोई चीज स्मूथ है, प्लेन है, देयर विल बी लेस फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मार्बल रोल्ड ऑन द ग्लास, कंचे जो होते हैं, कंचे आपने देखे ना, उसको जमीन पर गिराओगे तो कितनी जल्दी घूमते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है कांटेक्ट कम होता है। तो विल मूव मच फास्टर देन द वुडन और कंक्रीट। और उसी कंचों को अगर आप रोड पे फेंकोगे तो वो कम चलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो रोड है, जो जमीन है, उसमें ग्रूव्स ज्यादा है, वो खुरदरा है सरफेस, इसलिए उसका कांटेक्ट ज्यादा हो पाता है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी गोल चीज होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी जिसमें लेस फ्रिक्शन लगता है, और रेक्टेंगुलर या फ्लैट चीजें होंगी उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक हैवी जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है ज्यादा फ्रिक्शन, ठीक है, और जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कम फ्रिक्शन। इट इज मोर डिफिकल्ट टू मूव फिल्ड बॉक्स देन एन एम्प्टी बॉक्स। कि कोई भी चीज में सामान भर दो तो वो डिफिकल्ट हो जाता है मूव करने में, और खाली डिब्बा उतनी जल्दी मूव करेगा। दिस हैपन्स क्यों होता है? क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टाइटली इंटरलॉक्ड होते हैं, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सामान तो उसके अंदर है ही नहीं, तो उसमें इंटरलॉक सिस्टम होगा ही नहीं। स्टेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? इट इज इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, कोई रुकी हुई चीज को चलाना मुश्किल हो जाता है, और अगर चलती हुई चीज को अगर आप चला दो तो वो इजी हो जाता है। इफ यू ever notice people pushing a car or bus, you will realize that initially they have to push very hard to make car move. Once they start moving, force required to keep it moving is less. देखो कि कभी गाड़ी अगर रुक जाए या बस रुक जाए, उसको 10 जने धक्का मार रहे हैं, तो शुरू में तो धक्का लगा के उसको चलाना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार कार या बस को धक्का लगाना शुरू कर दो तो वो फोर्स अप्लाई होती चली जाती है और फ्रिक्शन लेस होता चला जाता है। क्लियर? फ्रिक्शन इन आवर लाइव्स इज बिहाइंड मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डू। बहुत सारी चीजों के पीछे फ्रिक्शन होती है। इट हैज ऑल्सो सर्टेन एडवांटेज, कुछ एडवांटेज है फ्रिक्शन के और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमें जरूरी है? वॉकिंग के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए, लिखने के लिए, लाइट फायर, आग जलाने के लिए। तो वॉकिंग के लिए कैसे है? वॉकिंग तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, बिना चले कोई काम हो नहीं सकता, तो फ्रिक्शन हेल्प्स टू वॉक। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और शूज जो हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं ग्राउंड के साथ, और जिससे वो फ्रिक्शन जनरेट करता है। इससे प्रिवेंट हम बच पाते हैं, किससे? स्लिप नहीं होते। नाउ कैन यू गेस व्हाई वॉकिंग ऑन आइस और ऑयल इज डिफिकल्ट? आइस पे चलना और ऑयल पे अगर आप पैर रखो तो स्लिप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, आपका जमीन के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, दोनों चीजें स्मूथ हो जाएंगी, तो इसलिए आप गिर जाओगे। और व्हाई डज अ पर्सन स्लिप ऑन अ बनाना पील? बनाना पील से क्यों स्लिप हो जाते हो अब आप? बिकॉज दीज आर स्मूथ सरफेसेस, और हमारे जो पैर हैं वो लॉक नहीं कर पाते, कांटेक्ट नहीं, लॉक जब कांटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ तो वो लॉक नहीं कर पाता, इंटरलॉक नहीं हो पाता, और रिजल्ट में क्या होता है कि हम फिसल जाते हैं। मूविंग व्हीकल्स, तो मूविंग व्हीकल्स में मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन समझाया था। फ्रिक्शन जनरेट होता है टायर या व्हील और रोड के बीच में, और कंट्रोल करता है व्हीकल को। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हीकल जो है भागता ही चला जाएगा, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए देयर आर ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ टायर्स, इसीलिए टायर्स के ऊपर भी निशान बने होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रूव्स, आप इमेज में देख सकते हो। टू राइट, वी आर एबल टू राइट, हम लिख पाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। किसके बीच में फ्रिक्शन है? पेपर और पेन, पेन टिप, ये पेन टिप के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए हम लिख पाते हैं। दिस हेल्प टू ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द इंक गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन द ग्रूव्स ऑफ द पेपर। तो ये जो इसकी इंक है पेन की, वो ये पेपर में जो ग्रूव्स हैं जो हमें
माइक्रोस्कोप में नजर आएगा तो वो ग्रूव्स में रह जाती है। ट्राई राइटिंग ऑन अ ग्लास सरफेस, अगर आप ग्लास सरफेस पे लिखने की कोशिश करो और क्या होगा फिर बताओ। नेक्स्ट है टू लाइट फायर, आग जलाना। इंसान ने आग का आविष्कार करा है, दो पत्थरों को रब किया, आग की चिंगारी पैदा हो गई। हाउ डज दिस हैपन, उसमें भी फ्रिक्शन लगा। When two objects slide past each other, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रगड़ते हैं तो they have to come overcome friction. In this process heat produce होती है और in fact friction produce heat. तो जब heat produce होगी, जब दो पत्थर आपस में रब किए जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स के साथ, तो वो हीट के साथ वो स्पार्क भी प्रोड्यूस होगा, इसलिए डिस्कवरी ऑफ फायर आई। इवन टुडे, आज भी फायर इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। मैच स्टिक, ये जो माचिस की स्टिक से आप आग जलाते हो वहाँ भी फ्रिक्शन होता है। ये माचिस के इस जगह पर बने होते हैं ग्रूव्स, और ये ग्रूव्स को जब फोर्सफुली आप हिट करते हो, रब करते हो, तो क्या होता है, उसमें हीट के साथ स्पार्क भी आ जाता है। The side of the matchbox also rough surface. When the heat of the matchstick is rubbed with the surface, the chemical light आ जाती है और प्रोड्यूस होता है हीट बाय फ्रिक्शन। टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए भी फ्रिक्शन यूज होता है। फ्रिक्शन हेल्प्स टू कारपेंटर टू कट वुड, लकड़ी को काट पाते हैं, हथौड़ा चला पाते हैं, कील ठोक पाते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नेल्स टाइटली होल्ड नहीं होंगे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, ठीक है, तो इट ऑलवेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स कांस्टेंट रबिंग ऑफ सरफेसेस विच डैमेज द सरफेसेस। अब फ्रिक्शन तो हमेशा चलता रहता है, तो इसका मतलब हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से चीजों को नुकसान भी होता है। वेयरिंग आउट ऑब्जेक्ट्स, एज सेड अबव, व्हेन टू सरफेसेस आर कॉन्टिन्यूसली रबिंग ईच अदर, जब दो सरफेसेस लगातार एक दूसरे के साथ रब किए जाएं तो उसका कटने फटने का भी डर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अवर शूज या सैंडल्स, यूजिंग देम फॉर सम टाइम द सोल ऑफ द शूज बिकम थिन ड्यू टू कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद फ्लोर। सिमिलरली, अब जैसे जूते हैं, पुराने जूते हो गए, घिस गए तो वो नीचे से सोल फटना शुरू हो जाता है, तो वो इसी की वजह से, क्योंकि हीट जनरेट होती है और जब हीट जनरेट होती है तो वो फटना शुरू हो जाता है। सिमिलरली टायर्स, ठीक है, व्हीकल्स के जो भी टायर्स होते हैं उनका भी ऐसे ही होता है, रोड के साथ कांटेक्ट करते हैं, वो हीट पैदा करते हैं और जब हीट पैदा हो जाती है तो वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, घिस जाते हैं टायर, ठीक। पार्ट्स ऑफ मशीन ऑल्सो वियर आउट, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं जब वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। फ्रिक्शन वहाँ भी प्रोड्यूस होती है, हीट वहाँ भी प्रोड्यूस होता है और मशीन्स जो हैं एज एनर्जी रिजल्ट इन एनर्जी वेस्टेज एंड रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, तो मशीन का भी काम स्लो हो जाता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स फ्रिक्शन हैज टू बी रिड्यूस, मशीन को अच्छा चलाने के लिए उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है, इसलिए उसमें लुब्रिकेंट्स ऑयल डालना पड़ता है। इस तरह से जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं तो लुब्रिकेंट्स स्लिपरी होते हैं जिसकी वजह से स्मूथ रहती है मशीन, मशीन में तेल डालते हैं ना तो वो स्मूथ हो जाती है, वो इसी वजह से क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक। अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज बॉल बेयरिंग, इस तरह से बॉल बेयरिंग डाल दो बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, और बॉल बेयरिंग्स आर spherical in shapes, hence reduce friction. Friction in liquids and gases, liquids और gases में भी friction होती है। Liquid and gases are together called fluids, liquid और gases को fluids बोला जाता है क्योंकि ये flow करते हैं इसलिए fluids बोला जाता है। When an object moves through fluid, कोई भी चीज अगर fluid के थ्रू move होगा तो उसका जो surface है वो क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा और द पार्टिकल्स ऑफ अ फ्लूइड, मतलब वो फ्रिक्शन जो है वो जनरेट तो करेगा लेकिन वो जल्दी से फिसल जाएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैग, इसको ड्रैग बोलते हैं और ड्रैग जो होता है वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट द दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर और लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में चलता है या पानी के अंदर चलता है, लिक्विड के अंदर, तो इट हैज टू कट थ्रू द फ्लूइड टू मूव द फॉरवर्ड। तो वो हवा को काटता है तभी तो आगे बढ़ता है, हवा को काटता है या उस लिक्विड को काटते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए ड्रैग डिपेंड्स होता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किस तरह की शेप है। वाइल मूविंग इन अ फ्लूइड, जब कोई चीज पानी में या तरल पदार्थ में चलती है तो उसको काटना पड़ता है अपना रास्ता बनाने के लिए। इमेजिन इफ बोट वर द सेम शेप एज द बस, अगर बोट को बस के जैसी बना दो तो क्या वो मूव कर पाएगी वाटर के अंदर? क्या वो पानी को कट कर पाएगी अपना रास्ता आगे बनाने के लिए? इसलिए जितना भी बोट्स होते हैं उनकी शेप्स जो होती हैं आगे से नैरो होती हैं, मतलब इस तरह से होती हैं ताकि वो पानी को काट सके। क्या आपने फिश की कभी शेप को नोटिस किया है? दे हैव नैरो हेड, फिशेस का भी नैरो हेड होता है, मतलब आगे से पतला हेड होता है। ठीक है, आगे से पतला हेड होता है फिशेस का भी, इसीलिए कि वो पानी को काट सकें। और बीच से मिडल से ब्रॉडर होता है और फिर नैरो इन अगेन, पीछे से फिर पतला हो जाता है। फॉक शेप टेल चेंज देम टू डायरेक्शन, और उनकी जो टेल होती है इस तरह से होती है ना, वो इसलिए होती है कि वो डायरेक्शन, पानी में डायरेक्शन बना सके। सच अ शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। प्लेन्स में भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं जिसकी वजह से वो हवा को काटती हैं और प्लेन्स जो है जल्दी चलते हैं। द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स टू रिड्यूस ड्रैग ऑन द ऑब्जेक्ट। फॉर दिस रीजन ऑल शिप्स, बोट्स एंड एरोप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स। तो यहाँ पर देख सकते हो ये स्ट्रीमलाइन शेप इसको बोलते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड इन अ फ्लूइड विल एक्सपीरियंस मोर ड्रैग, उतना ही ज्यादा खिंचाव, किसी चीज को खींचना, ठीक है, ड्रैग कहलाता है। फॉर दिस रीजन मीटेरियर्स जो होते हैं एंटर करते हैं हमारी अर्थ में तो वो जल जाते हैं, जलते हुए एंटर करते हैं। अ मीटेरियर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड, वो इतनी तेजी से आते हैं। रिजल्ट में क्या होता है कि हाई मैग्नीट्यूड की वजह से, उनके बड़े आकार की वजह से, और जब वो खींचते हैं जमीन की तरफ, दिस इन टर्न प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट, वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और जिससे मीटेरियर जो है बर्न हो जाता है, जल जाता है। नेचर ऑफ लिक्विड, द ड्रैग क्रिएटेड बाय अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, मतलब कितना गाढ़ा लिक्विड है। विस्कोसिटी का मतलब कितना गाढ़ा या कितना पतला वो लिक्विड है। जितना गाढ़ा, डेंस का मतलब जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, विस्कोशियस लिक्विड होगा, वो ड्रैग ज्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू थिंक अ टॉय बोट विल मूव फास्टर, इन अ पूल ऑफ वाटर और इन अ पूल ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। तो आप सोचो कि एक टॉय बोट है, एक खिलौना है बोट वाला, वो स्विमिंग पूल के पानी में जल्दी चलेगा या एक मेल्टेड चॉकलेट के अंदर जल्दी चलेगा। ठीक, सो यू हैव सीन हाउ फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। आपने यहाँ पर देख लिया किस तरह से फ्रिक्शन जो है हमारी जिंदगी में इम्पॉर्टेंट काम करती है। यू विल लर्न मोर अबाउट फ्रिक्शन इन हायर क्लासेस। यहाँ पर है आपका समरी पॉइंट्स, इसको फटाफट से रीड कर लो। जो अभी तक हमने रीड करा है वो सारा समरी पॉइंट्स है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 रीडिंग फिनिश होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। रीड करो, कहीं कोई डाउट है देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद बैक एक्सरसाइज है आपकी एज यूजुअल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट, और जो है फॉलोइंग सिचुएशंस में बताना है फ्रिक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। फिर आंसर इन फ्यू वर्ड्स, आंसर इन ब्रीफ, डिफाइन इन वन सेंटेंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड देन हॉट्स है इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, एंड देन असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 12 जो है फिनिश हो जाता है, इसकी रीडिंग फिनिश हो जाती है चैप्टर नंबर 12 की। रीड करो, समझो, कहीं कोई डाउट है तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।